हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग जीडीसी जीएस का जो पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का 2022 को जो हुआ था उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ में पूरा एनालिसिस देखेंगे कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले। साथ ही साथ क्वेश्चन की थीम पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो आने वाला जो जीडीसी का पेपर होगा उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, देखिए ये जो पेपर हुआ था 30 क्वेश्चंस आए थे। अब 30 क्वेश्चन जो डिवाइड हुए अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग जो फील्ड है लाइक हिस्ट्री में, पॉलिटी, ज्योग्राफी में कितने कितना आया, इन डेप्थ हम लोग पूरा इस क्लास में हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है देखिए हिस्ट्री से देखिए 5 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले। ठीक, वेटेज की अगर आप बात करोगे तो हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, जिसमें से 5 और 5 यानी खुद सोचिए 10 क्वेश्चन 30 में से सिर्फ इन्हीं दोनों जो सब्जेक्ट है इन्हीं में से हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए 5 क्वेश्चन आए, उसमें से एंशियंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मिडेवल से 2 और मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, टोटल 5 थे। अभी कैसे था, फोकस कैसे किया, थीम हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना तब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आया और फंडामेंटल राइट्स पे फोकस किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा साथ ही साथ में, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन जो मिले, वर्ल्ड और जो इंडियन ज्योग्राफी है दोनों पे फोकस किया गया। इंडियन ज्योग्राफी पर नदियों पे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, वर्ल्ड जो ज्योग्राफी था उसमें स्टैटिक पोर्शन पूछा गया कि कौन से कॉन्टिनेंटल में आपका गहराई की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर अगर और इसको थोड़ा सा डीपली देखें तो पठार पूछ सकता है, जनजातीय पूछ सकता है, वर्ल्ड में जनजाति पूछ सकता है। अगर वर्ल्ड में जनजाति आई है तो हमें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी जो जनजाति पूछी जाती है ना, उसको हम लोग देखना है कि इंडिया में जो विभिन्न राज्य हैं उनमें पर्टिकुलर कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थीम पकड़ने की पूरा कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, मैथ के 2 क्वेश्चन देखने को मिला, एक एवरेज से आया था और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया था। पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं मैथ को भी। करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन देखने को मिले, उसकी क्या थीम है, क्वेश्चन हम लोग जब देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आए, स्टैटिक जीके का 1 क्वेश्चन आया, इन्वायरमेंट के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखिए जो इन्वायरमेंट के 3 क्वेश्चन है ये भी स्टैटिक बेस पर ज्यादा है, डायनेमिक नहीं पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इन्वायरमेंट का कोई करंट का कोई क्वेश्चन है जिससे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्टैटिक पे ही फोकस किया गया है। यानी अगर आप लूसेंट या घटना का कोई भी आप जीके पढ़ते हो तो स्टैटिक पोर्शन को पूरा कवर करो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था, वो आया था आपका इन्फ्लेशन का जो अपोजिट डिफ्लेशन होता है ना, उससे संबंधित आया था। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। साइंस के 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें केमिस्ट्री पे फोकस ज्यादा किया गया था, लेकिन आपको ये तीनों सेक्शन, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इन तीनों को जो है साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब हम लोग चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। मराठा के बारे में देखिए, पहला ही क्वेश्चन मराठा के बारे में है। ठीक है, इसमें क्या हुआ मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ। देखिए मिडिवल हिस्ट्री में है, अब आपको थीम कैसे पकड़ना है। मराठा से क्वेश्चन पूछा गया, पहली बात ये। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो इसमें, तो आप मराठों को पूरा पढ़ के जाओ। अगर पेपर देखिए टफ बनाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसके जो शासक है ना, मराठा साम्राज्य में जितने शासक थे उनको क्रोनोलॉजी में पूछ ले क्वेश्चन, तो आप वो देख लो। तो मराठा आप एक अलग एक पेपर में मराठा आप लिख लो। ठीक है, ये आपको कंप्लीट ही कंप्लीट करना है। इसमें मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जितनी भी बैटल हुई, लड़ाइयां हुई, उसको आपको कंप्लीट करना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, छोटा छोटा है, इन डेप्थ नहीं पढ़ना कि किसके बीच लड़ा गया, ये तो यहाँ तक ठीक है, कब हुई लड़ाई ये भी ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, कोई संधि हुई ना हुई उसके अंतर्गत, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत अंदर नहीं जाएगा। होता क्यों है, होता क्या है, देखिए 30 क्वेश्चन सिर्फ आने हैं आपका। ठीक है, उसमें भी इन डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, स्टैटिक पोर्शन ही को पूछेगा। तो हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको किस पे ध्यान देना है, ज्योग्राफी पे ध्यान देना, पॉलिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हो जाएगा, रीजनिंग पे ध्यान देना है आपको। तो रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, मैथ किसी को आती है किसी को नहीं आती, तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछे गए तो 2 से 3 क्वेश्चन ही हो सकता है कि पूछे जाए। ठीक है, तो आप वैसे ही देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। ठीक है, और इसमें हम लोग को देखना है दोनों में से कौन सा सही, ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक,
अब देखिए थोड़ा सा हम लोग मराठों को इन डेप्थ पढ़ते हैं। यहाँ पर जो बोला पहले बात तो द्वितीय युद्ध जो पानीपत की लड़ाई थी, सेकंड जो पानीपत की बैटल थी, वो मराठों से संबंधित नहीं है, तो उसको काट दो आप, पहली चीज। ठीक, पानीपत की जो लड़ाई थी ना, वो थर्ड बैटल था। जो थर्ड बैटल थी पानीपत की, वो हुई थी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत। एक राजा थे जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। इनको नाना साहब भी कहा जाता था, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब भी कहा जाता है, उनके बीच और साथ में अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इनके बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, बालाजी बाजीराव की हार हो गई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ये बैटल हुई कब थी? तो ये बैटल हुई थी 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो आप ये देख लो। पानीपत की पहली बैटल कब हुई थी? आपको मालूम है, बाबर के टाइम से ही फेमस है। आप लोग कमेंट करिएगा कि किस सन में हुई थी। ठीक है, पानीपत की सेकंड जो लड़ाई हुई थी वो 1556 थी। किसके बीच हुई थी? वो हुई थी अकबर व हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट जो हुई थी वो 1526 में हुई थी, बाबर ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। तो मराठों के संदर्भ में तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। मराठा चौथ और सरदेश मुखी के रूप में कर वसूल करते थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला जो कथन है वही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया मॉडर्न हिस्ट्री का, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? अब इसको थीम आपको पकड़ना है। आपको क्या लग रहा है, गवर्नर जनरल पूछा गया है और उसके कार्यकाल में ये पूछा गया, एक उन्होंने एक अधिनियम दे दिया, ये पूछा गया। आप पकड़ोगे आप कैसे? करना हम लोगों को क्या है, जो इंपॉर्टेंट वायसराय हैं या गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं, इनको इंपॉर्टेंट छांटना है, और जो जो इनके कार्यकाल के अंतर्गत चीजें हुई हैं, कोई अधिनियम पास हुआ है या कुछ हुआ है, जैसे बंगाल विभाजन हुआ है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, तो उन पे फोकस हम लोग को ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन की थीम पकड़ने का तरीका। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो पहले बात तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको आराम से देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, पहले बात तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो 1899 से 1905। ठीक, ये आपको याद करके चलना है। इनके टाइम पे और क्या क्या चीजें देखने को मिली, आप नोट करते चलो, मैं बता रहा हूं। इन्हीं के टाइम पे पुलिस आयोग का गठन हुआ। ठीक है, पुलिस आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? 1902 में। अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेजर ने। ये तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, राइटिंग आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो पुलिस आयोग का गठन हुआ 1902 में। कौन थे अध्यक्ष? फ्रेजर थे अध्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जा सकता है कि पुलिस आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1902 हम लोग को लगाना है। याद ही करते चलो अभी अभी। फिर साथ में हुआ था एक इंपॉर्टेंट, इन पे क्या हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे? 1905 में आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन ये आपको रट लेना है, अच्छे तरीके से रट लेना इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सिंचाई आयोग, ठीक है, सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1901 में गठन हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1905 में। तो रेलवे बोर्ड भी देखिए 1905 है, बंगाल विभाजन भी 1905 है। ये सब किसके बीच में, वो किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी इन्हीं के कार्यकाल में आया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1905 से, तो भारत लोक सेवा मंडल, ठीक है, भारत लोक सेवा मंडल का भी गठन हुआ 1905 में, इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक है, तो अब इनको ये इतने टॉपिक को आपको, मतलब जो पॉइंट्स है ये आप नोट कर लो और याद कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये थीम पकड़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसी में देखिए एक और इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मिंटो। जैसे लॉर्ड मिंटो है, फर्स्ट ऑप्शन में था ना, तो लॉर्ड मिंटो को आप देखो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो का क्या कार्यकाल था? लॉर्ड कर्जन के बाद ही आए थे ये,
तो 1905 से 1910 के बीच में थे। ठीक, इन्हीं के टाइम में आपको मालूम है 1906 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ? आज का बांग्लादेश। ठीक है, 1906 में हुआ था। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। किसके कार्यकाल में हुआ? उस टाइम कौन थे वायसराय? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। मार्लियामेंटो सुधार भी आया था, आपको मालूम है, 1909 में। ठीक है, मार्लियामेंटो सुधार, रिफॉर्म भी जिसे बोलते हैं, मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मिंटो कौन थे इसमें? आपके वायसराय, वायसराय। ठीक है, और ये कौन थे? महासचिव, महासचिव या सचिव, कुछ भी आप बोलो। ठीक है, तो 1909 में ये फेमस हुआ था। सॉरी, इसके अलावा एक चीज हुई थी 1907 में, आपको पता है ना, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1907 में। गर्म दल और नर्म दल में टूट गई थी कांग्रेस। ठीक है, तो ये हो गया। और देखते हैं इसमें और क्या है। लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग पे मैं पेन का चेंज कर देता हूँ। हाँ, लॉर्ड कैनिंग का आपको क्या देखना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट इनका भी देख लो। ये इनका देखिए, लॉर्ड कैनिंग का क्या था? 1856 से 1858। ठीक, ये रटना है। अब आपको देख रहे हो ना, 1856 से 1858, तो बीच में क्या हुआ था? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है 1857 का जो स्वतंत्रता, जो एकदम खतरनाक संग्राम हुआ था 1857 का, वो किसके कार्यकाल में हुआ था? उस टाइम कौन गवर्नर जनरल थे? आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, ये हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, 1856 में ही एक अधिनियम आया जिसे बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में, ये भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आया। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, 1857 जब हुआ तो 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पूरा आ गया था, मतलब जो कंपनी था उसको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, डायरेक्ट महारानी से कांटेक्ट होता था। ठीक है, हुआ क्या, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, लास्ट थे, और पहले वायसराय भी थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और कौन थे हम लोगों का? हाँ, लास्ट थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग को क्या देखते हैं, चलिए। लॉर्ड रिपन के बारे में और क्या क्या कर सकते हैं। लॉर्ड रिपन का पहले बात तो कार्यकाल आप देख लो, 1880 से 1884 था। अब बार बार पढ़ते रहो ना, आपको सन याद हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल आयोग, बिल विवाद, सॉरी, इल्बर्ट बिल विवाद। ये आया आपका 1883 1884। याद कैसे करोगे आप? इल्बर्ट आ रहा है ना, इल्बर्ट में इल आ रहा है, इल मतलब बीमार। बीमार इंसान कब हो गया था? खुशी के मारे बीमार हो गया जब 1800 मतलब जो 83 में 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? 1883 में। पहली नियमित जो जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई। ये भी आपको पता है, जनगणना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन में आ जाएगा। हंटर आयोग का गठन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है हंटर आयोग, 1882 में। हंटर आयोग किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा के लिए संबंधित था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, तो यहाँ पे इसको फोकस कर लेना आप लोग। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें आप नोट कर लेना और ये याद कर लेना, ऐसे ही हम लोग थीम को पकड़ेंगे हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, और पॉलिटी का क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, इसमें जो हमेशा याद, इसमें जो फोकस किया गया है ना इस पेपर में, फंडामेंटल राइट पे फोकस किया गया। अब आप पॉलिटी में पढ़ क्या क्या सकते हो, देखिए। पॉलिटी में आप पेपर के लिए डीपीएसपी पूरा पढ़ के जाना, डीपीएसपी पढ़ के जाना, प्रेसिडेंट से संबंधित, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको फोकस करो, फंडामेंटल ड्यूटीज पे फोकस करो, ये क्वेश्चन आएगा। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना पर फोकस करो। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है? न्यायालय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत घोषित किया गया, मतलब कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कर लो। कुछ अमेंडमेंट पढ़ लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत अंदर इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है इसको आधा अधूरा मत पढ़िएगा, पूरा अच्छे तरीके से पढ़िएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन सबके आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच बिल्कुल सही है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध है 20 से 22, नहीं, शोषण के विरुद्ध जो आपका है वो 23 और 24 है, दो ही हैं सिर्फ, है ना। तो ये हो जाएगा, बाकी तो सब सही होगा क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा पहली चीज। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। जब हम लोग अधिकार की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो ये किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में। ठीक, कमेंट करिएगा कि टोटल संविधान में गणना की दृष्टि से टोटल कितने भाग हैं। ठीक, ये किस देश के संविधान से प्रेरित था? यूएसए का। अब याद कैसे करोगे? यूएसए अमेरिका है, अमेरिका सबके अधिकार की बात करता है, ऐसे याद कर लो आप लोग। ठीक है, तो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, वहां से लिया गया। मौलिक अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स कितने हैं? वो हैं 12 से 35। 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में सब बताया गया है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। मौलिक अधिकारों को कहते क्या है? तो आपको मालूम है ना, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या फिर भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, आएगा सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की बात कही थी, वो नेहरू रिपोर्ट के थ्रू हुई थी। नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब आपको इसका सन भी याद करना है, 1928। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। ये हो जाएगा आपका। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 44वां। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी आपको याद रखना है, पढ़ते भी आप आ रहे होगे। 1978 में हुआ था ये। इसमें क्या हुआ था? जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया और इसको क्या बनाया गया था? एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल में इसको जगह मिली, वो आर्टिकल है 300 का। ठीक है, तो अब ये याद कर लो, आपको ये इंपॉर्टेंट है। जब देखिए इसमें एक समानता का अधिकार जो आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे मुझे याद आया, समानता का अधिकार है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। एक यहाँ पे ये पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा आपका विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, या उसकी विचारधारा है, और ये ब्रिटिश मूल के संविधान की विचारधारा है। आप ये याद रखिए, विधि के समक्ष समता अगर आ गया तो ब्रिटिश, और विधियों के समान संरक्षण तो ये यूएसए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फोकस आपको किस पे करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे खदान दिया है, राज्य दिया है, आपका ज्योग्राफी का आ गया, इंडियन ज्योग्राफी का आ गया। देखिए याद आपको क्या करना है, ऐसे मत याद करिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख लीजिएगा, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप लूसन उठाओ। इंपॉर्टेंट प्लेस दिए हैं, जैसे कर्नाटक का कुछ प्लेस दिया है कि इंपॉर्टेंट खदान वहां पे कहाँ कहाँ पाई गई, कोयला के लिए कौन सा फेमस है जगह है, तो बस आपको जगह याद करनी है। वो याद नहीं करना आपको कि वो एल्युमिनियम के लिए फेमस है, कोल यानी कोयला के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा वो जगह और राज्य से संबंधित, तो आप लगा लोगे आराम से। ठीक है, कैसे हम लोगों को करना है, अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, ये बोला गया सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में है ही है, और बैलाडीला यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। याद कैसे कर सकते हो? सिंहभूम है, जो सिंह होता है यानी शेर होता है ना, बब्बर शेर टाइप का, उसके बाल बहुत होते हैं तो बाल झाड़ रहा है, ऐसे कर याद कर लो। मयूरभंज है ना, तो मयूर क्या है, मयूर उड़ रहा है, तो उड़ने से उड़ीसा हो गया। चिकमंगलुरु से कुछ ऐसे याद कर लो, नाटक कर रहा है, चिकमंगलुरु मंगलुरु, वो नाटक कर रहा है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये बैलाडीला है क्या? तो ये आपका एक लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलाडीला कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये आ गया आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ये कौन सा मैथ का सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यहाँ पे कंडक्टर की आयु पूछा गया है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे पूछा गया, यह दिया हुआ है एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की, तो जो 50 स्टूडेंट्स है ना, उसकी औसत आयु दी हुई है 20। अब थोड़ा सा मैं औसत के बारे में आपको बता दूं। औसत यानी जो एवरेज होता है, ये क्या होता है, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम आप निकालो बटे नंबर कितने हैं। लाइक देखिए 1 है, 2 है, 3 है। अगर हमें इसका सम, अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? इन सारे सम को जो है आप ऐड करो, टोटल काउंट करो कितने हैं, 1 2 3, टोटल से डिवाइड कर दो। काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 116 आ जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 उसका एवरेज हो गया। ठीक है, तो अगर हमें सम निकालना है किसी का, तो इसी के थ्रू हम लोग देखेंगे, एवरेज को जितने अभी नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का सम आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट का जो औसत आयु यानी एवरेज दिया है, वो दिया है 20 दिया हुआ है। जब कंडक्टर की आयु को सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब 50 तो स्टूडेंट पहले से हैं, इसमें एक जो है कंडक्टर को हम लोग सम्मिलित कर देते हैं, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी पहले जो 20 थी, अब उससे 1 वर्ष बढ़ गया। अब कितनी हो गई औसत आयु? 21 हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कैसे निकालेंगे। अब देखो, हम लोग पहले को देखते हैं। जब 50 स्टूडेंट थे, उनका सम अगर हम लोग निकालते हैं, पूरा क्या था, तो जितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग एवरेज यानी औसत से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, पूरा सम हो जाएगा 50 स्टूडेंट का। अब जब कंडक्टर की आयु कंडक्टर को भी मिला लिया गया, कंडक्टर की आयु को मिला लिया गया, तब औसत कितना हो गया, 21 हो गया। यानी टोटल कितने हो गए नंबर, 51 हो गए। 51 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज से अगर आप मल्टीप्लाई करो थोड़ा शॉर्टकट में, 2 1 2, और ये हो जाएगा 10, 1 0 पहले, और ये हो जाएगा 51, यानी ये हो जाएगा 1701। ठीक है, ये हो गया। ये 50 लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। कंडक्टर जब आया, उसके बाद औसत का पूरा सम जो हो गया लोगों का, वो इतना हो गया। तो हमें सिर्फ कंडक्टर का निकालना है ना, तो कंडक्टर का निकालेंगे तो टोटल में से 1000 को हम लोग माइनस कर देंगे। इसमें क्या आएगा, 1071 में से करेंगे तो 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक से और क्वेश्चन पूछने, मतलब अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, रीजनिंग हो, मैथ हो या जीएस का कोई भी हो, आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार पहला भी आया, अब ये भी आ गया। तो पॉलिटी से 2 जो क्वेश्चन आए वो मौलिक अधिकार से आए। टोटल 3 आए, लेकिन इसमें मौलिक अधिकार से 1 आ गया, 2 आ गए अकेले। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है, संविधान का अनुच्छेद 19 जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। सेकंड कहता है, संविधान के अनुच्छेद 19 जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका, पहली बात तो राइट आंसर है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि संविधान का, देखिए 19 है क्या, आप सभी को मालूम है। जब भी आप पढ़ोगे, एक और इंपॉर्टेंस में आता है 19(1) का, आप याद रखो इससे पहले बात तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें आ जाएगा। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता इससे संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी में 19(1) जी जो बोल रहा है, भारत के सभी नागरिकों को पेशा व व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित करता है, कि भारत के सभी भी नागरिक कोई भी व्यवसाय या कोई भी पेशा कर सकते हैं, खुली छूट है। ठीक है, और मादक द्रव्यों का व्यवसाय करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो आप देख ही चुके हो, आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंतर्गत आता है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो आपको इससे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिसे नदियों पे फोकस किया गया ज्योग्राफी में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, पहला अभिकथन ए है, मतलब आपको ये देखना है,
कि कथन पहले दे दो और उसका एक कारण दे दिया गया है, क्या ये उसको फॉलो करता है कि नहीं करता, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, एक एस्चुरी होता है, एक डेल्टा होता है, आप सभी को मालूम है, अभी बता दूंगा आपको। कारण है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो कारण तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये गलत है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, नर्मदा ये पश्चिम डायरेक्शन में बहती है, वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, पश्चिम में बहती है, ठीक है। जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम में बहती है, जो पश्चिम में नदी बहती है यानी वो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और अरब सागर में अगर गिरती हैं तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी का निर्माण करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। ये भ्रंश घाटी से होकर बहता है तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए गलत है और आर सही है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? जो पूर्व डायरेक्शन में बहती हैं, ठीक है। यानी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी वाली जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका। नर्मदा फेमस क्यों है? आप सभी को मालूम है, नर्मदा जो है प्राचीन काल में इसको रेवा कहा जाता था, प्राचीन काल में इसको रेवा कहा जाता था। मध्य प्रदेश में फेमस है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है, जीवन रेखा, ठीक है। ये हो जाएगा। और नर्मदा पर ही एक धुआंधार प्रपात भी स्थित है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? देखिए, ये पढ़ने को कोई फायदा नहीं है, उस टाइम के करंट का आया था, ठीक है। तो ये तो पढ़ने को कोई फायदा नहीं है। थीम आप कैसे पकड़ सकते हो? यहाँ पे नियुक्ति बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो आप कोई भी एक स्पीडी की एक बुक आती है करंट अफेयर्स की, मैं और घटना चक्र को नहीं बोल रहा हूँ या घटना सार इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो काफी डेप्थ में देता है। सिर्फ स्टैटिक जीके फॉलो करना है आपको, स्पीडी की एक बुक उठाना, प्रेजेंट टाइम में जो भी आपकी नियुक्ति पूछी गई है, अपॉइंटमेंट अलग अलग टाइप की लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। तो यहाँ से आप नियुक्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर करंट अफेयर्स में आएगा तो आप पूछ लो, मतलब आप कर लोगे इजिली, ठीक है। तो ये थीम पकड़ने का आपका सही तरीका हो जाएगा। वैसे जो नए उस टाइम के जो सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया था वो BS राजू को किया गया था, पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? नदी पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, रिवर से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है। और ये ताप्ती है कहां पर? मतलब मुल्ताई की बात कर रहे हैं, मुल्ताई के पवित्र तालाब, तो ये आपका बैतूल जनपद है ना, बैतूल जनपद, ठीक है, वहां पर है। ये बैतूल है कहां पर? मध्य प्रदेश में। ताप्ती पाई कहाँ 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 जाती है? तो सतपुरा रेंज में पाई जाती है, आपका सतपुरा रेंज में पाई जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, एनालॉजी के बेस पर। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं निम्नलिखित में से। कैसे करोगे? पेड़ का जल से क्या संबंध है? जड़ से पेड़ ही निकलता है ना, जड़ से पेड़ बनता है, तो वैसे ही धुआं किससे होगा? जहां आग होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे। यहाँ पे 2 आपके टेबल दी गई हुई है और आपको इसमें चूज द करेक्ट आंसर आपको मिलाना है, ठीक है। कैसे? मत्स्य पालन, फूलों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, अंगूर की खेती, रेशम, अंगूर, फूल, मछली। देखिए, मत्स्य पालन जो है किससे संबंधित है? मछली से, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक। फूलों की खेती में फूल हो जाएगा, वेरी इजी, बी का 3। रेशम के कीड़ों का पालन हो जाएगा, सी से 1 हो जाएगा, रेशम बनता है। और अंगूर की खेती है ही है आपका 2, डी का 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी था, आप इसको स्टैटिक जीके में भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप थीम कैसे पकड़ सकते हो? आप ऐसा करना, आप वो साइंस पूरी याद करना, जैसे बोलते थे हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है ना, बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पर्टिकुलर जो स्टडी होती थी ना वो किसके किसके अंतर्गत होती है, आपको वो याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला है तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। अच्छा, पकड़ोगे कैसे क्वेश्चन को? एक ही चीज में एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, इसका मतलब दोनों आंसर तो सही बिल्कुल नहीं हो सकते।
तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और दोनों गलत भी नहीं हो सकते, दोनों में से कोई ना कोई एक तो एक सही होगा। अब आपका 50% का रेशियो बचा। पहले जो आपका जो है 25-25 था जब 4 ऑप्शन थे, अब 50-55 का रेशियो बचा कि या तो ए होगा या तो बी होगा, यही राइट आंसर होगा। एंट्रोपी देखिए है क्या, एंट्रोपी आपका एक भौतिक राशि होती है, पहली बात तो अब ये देख लो, क्या है, ये एक भौतिक राशि है, इसको सीधे नहीं नाप सकते, पहली बात तो ये। देखिए एनर्जी जब भी बढ़ेगी एंट्रोपी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, एनर्जी के साथ एंट्रोपी भी इंक्रीज होता है, तो तंत्र का एंट्रोपी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ने के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कथन एक सही है, ठीक है, सीधे नहीं नाप सकते वो बात तो अलग ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, ये इसमें आप कैसे पढ़ोगे, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, कोई फेमस प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ हो या कोई बिजनेसमैन फेमस न्यूज पे चला हो, 1 ईयर की न्यूज में, 1 ईयर का जो करंट अफेयर होगा उसमें, ठीक है, फेमस पर्सन इन न्यूज करके एक सेक्शन आता है, आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुक उठाओगे उसमें मिल जाएगा, तो आपको वो पढ़ना है, ये आप उससे निकाल लोगे, ठीक है, तो ये मैंने जो थीम बताई है ये ऐसे संबंधित हो जाएगी, आप लोग ऐसे पढ़ लोगे, ठीक। अच्छा अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक, यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे, ये करोगे कैसे आप, तो इन तीनों में आपको पहले बात तो वो देखना होता है कि रिलेशन क्या बन रहा है, या तो प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, या डिवाइड होके आ रहा होगा, ठीक है, दो का रिलेशन तीसरे से बनेगा बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 46 यहाँ पर, हाँ देखिए इन दोनों को जोड़ दे अगर हम लोग, 22 + 24 को अगर आप जोड़ोगे तो 46 आ जाएगा, यानी इन दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या यही ट्रिक सेकंड में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी हम लोग देखेंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 69 बिल्कुल हो रहा है, तो आप इसमें 38 में क्या ऐड कर लो, मान लो x आपने ऐड कर दिया कि 79 बन जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा 38, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4, 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन वैसे कट हो गया, लेकिन आप ऑप्शन खुद ही नोट कर लो, ए हो जाएगा 41, बी हो जाएगा मान लीजिए 39 दिया है, सी है 99 और डी है 101, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 41, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक और मैथ का हो जाएगा, जो मैथ के 2 क्वेश्चन आए थे, एक एवरेज वाला और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आया था, ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए एक स्कूल के वर्ष 2017 और 20 तक लड़कों और लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। यदि 2018 और 2020 में लड़कियों का अनुपात 3:1 है, तो 2018 और 2020 में लड़कों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए जिसको मैथ नहीं आती, ठीक है, जिसको मैथ नहीं आती वो मत सॉल्व करो, ठीक, जितना आपका मैथ का बनना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक या दो आ रहे हैं, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं आएगा। 30 क्वेश्चन में और कितना ही कोई दे देगा, ठीक है, तो अगर मैथ नहीं आती तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, छोड़ देना, लेकिन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसको आता होगा वो समझ लेगा, ठीक, और जिसको नहीं आता वो भी समझने की कोशिश करे। देखिए यहाँ पे लड़कियों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2018 2020 में ये 3:1 दिया हुआ है, ठीक, ये लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है एक स्कूल में 2017 और 2020 तक लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे 2018 की बात है, 2020 की, यानी सिर्फ हमें इसको देखना है, 2018 और 2020 को देखना है। तो पहले हम लोग 2018 को लेके चलते हैं, 2018 को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा, ठीक। यहां से अगर हम लोग गर्ल्स की वैल्यू निकालें, जी की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये बॉयज के रेशियो के। ये कौन सा रेशियो है, 2018, ठीक। मैं करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब 2020 को लेके चलो आप, कैसे, देखिए 2020, ठीक, 2020 में बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का।
2:4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे और कट करोगे तो 2 से कट जाएगा, तो 1:2 दिया हुआ है। ठीक, अब फिर से इसको अनुपात के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ से अगर हम गर्ल्स का रेशियो निकाल दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स बॉयज के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये 2020 का दिया हुआ है। ठीक, दोनों में आपको गर्ल्स की वैल्यू आ गई, पहली बात। ठीक, यहाँ पर हमें जो दिया है वह है 2018 और 2020 में जो अनुपात है वो 3:1 है। ठीक, इसको अगर हम लोग बोलें 3x और x मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया अनुपात। ठीक, इतना हुआ, यानी 2020 में x अनुपात था, 2018 में 3x अनुपात था। अब इसी को हम लोग गर्ल्स की जगह रख देंगे। जैसे 2018 को आप उठाओ, पहले पेन चेंज कर देते हैं। 2018 को आप उठाओ, 2018 में गर्ल्स इज इक्वल टू कितना दिया था, 2 बॉयज दिया था। गर्ल्स की वैल्यू 2018 में क्या थी, 3x थी। 3x रखो, यहाँ से 2b हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 3x/2। ये कब के लिए है, 2018। ठीक है, अब फिर से ऐसे ही 2020 में उठाओ, क्या है 2020 में गर्ल्स की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 2b है। 2020 में गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। b की वैल्यू निकालोगे, यहाँ भी x/2 आएगा। ये 2020 में है और ये 2018 में बॉयज की वैल्यू आ गई हम लोगों को। वही हम लोग से पूछा था बॉयज की वैल्यू, पर अनुपात निकालना है। तो 2018 में क्या आया था, 3x/2, और 2020 में हम लोगों ने क्या निकाला, x/2। x से x कटा, 2 से 2 कटा, 3:1। तो 3:1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो आप समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा अभी स्किप कर दिएगा, लेकिन जिसको मैथ आती होगी उसको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब इसमें आप कैसे थीम होगा, देखिए कोई भी केंद्र की स्थापना हुई होगी या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सेंटर, कोई पर्टिकुलर चीज के लिए जिसका बजट में वर्णन किया गया होगा। ठीक है, तो आपको वो रखना है। ठीक है, तो वो भी आपका जो पर्टिकुलर केंद्र या स्टार्टिंग में दिया रहता है कोई भी करंट अफेयर्स के सेक्शन में या कोई भी बुक में, तो आप वहां से वो याद कर लोगे, तो ये आप थीम पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, 17 है, देखिए अब ये हो गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का। स्कॉटलैंड यहाँ पे दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, लोन का यहाँ पे लॉर्ड्स है, डैन है और सन है। इसमें हमें सी का कोड पूछा गया है। ठीक, तो देखिए सी मिल किस में रहा है, सन में नहीं है, डैन में नहीं है, सी सिर्फ इसमें है, यानी स्कॉटलैंड में मिल रहा है। ठीक, ऐसे करने का तरीका आप सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी बताते। देखिए, एक मिनट, हाँ, देखिए लोन का क्या कोड दिया है, 1435, एक मिनट, 1435 दिया है। और इसमें आप देख लो लॉट्स का क्या दिया हुआ है, 8124। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, देखिए LO कॉमन है, और इसमें नंबर में कौन कॉमन है, 1 और 4 है, और 1 और 4 है। यानी हम इससे ये कह सकते हैं कि L और या तो फिर O का या तो 1 होगा या तो 4 होगा, पहली चीज। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो, अब आप किस में देख सकते हो, एक डैन को उठाओ जिसका क्या है 537, और आप एक लोन को उठाओ फिर से। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ए और एन आ रहा है, ए और एन आ रहा है। ठीक है, लोन का क्या है 1435, ए और एन आ रहा है। इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। ठीक है, यानी या तो ए या फिर एन का या तो 5 होगा या फिर 3 होगा। ठीक, एक यहां पर आपको ये पता चल गया। और अब क्या कर सकते हो आप, एक आपका सन बचा हुआ है यहां से। ठीक है, SON कितना दिया है, 458, और एक आपका क्या हुआ है डैन, अगर आप देखना चाहो तो। ठीक है, डैन का क्या है 537, और यहाँ पर 8 है, एक मिनट, 8 है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप देख लो, लॉट्स है ना आपका, ये है 8124। 1 और 4 हो नहीं सकता क्योंकि या तो L का होगा या तो O का होगा।
ठीक है, यानी जो टी या फिर एस है वो किसका हो सकता है, या तो 8 होगा या फिर 2 होगा। तो एक यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। 5 और 3 हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि 5 और 3 या तो ए है या तो एन है, यानी डी का क्या होगा, सीधे सीधे 7 हो जाएगा, ठीक। अब आप स्कॉटलैंड को पकड़ो, यहाँ पर स्कॉटलैंड को पकड़ो, जितना आना था हम लोग का आ गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए डी है 7 का, तो डी हमें है नहीं, निकालना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर ए और एन कहाँ है, ए और एन ये है 5 और 3, ए और एन को काटो, 5 और 3 को काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे टी और एस को काटना है, टी और एस को काटो और 8 और 2 को काट दो, 8 को काट दिया, 2 को काट दिया, ठीक। और हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है, इसका देखा हम लोगों ने, ए और एन का, एल और ओ का देखा, तो एल को काटो, ओ को काटो, 1 और 4 को काटो, 1 और 4 को, सीधे सीधे सी का बचा, सी का क्या है 6, ठीक है, तो सी का हो जाएगा 6, सी ऑप्शन इसका राइट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपका ये देखिए टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे गैस दी हुई है और केबल यहाँ पे जो टेबल 2 है उसमें आपको मिलान करना है। फ्रियॉन वाटर गैस रॉकेट ईंधन में क्या यूज होता है, और टांका यानी जो शोल्डर होता है ना उसमें क्या होता है, उसके लिए क्या आया था, आपको ये मिलान करना है, ठीक। अच्छे तरीके से देखो, जो टांका होता है यानी शोल्डर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, वो किसका होता है, वो टिन और लेड का होता है, टिन और लेड होता है, पीबी होता है लेड का सिंबल, तो ये हो जाएगा टांका, यानी डी का हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी मतलब ये हो जाएगा पॉइंट 2, डी को 2 से मिलाओ। फ्रियॉन होता है ये प्रशीतक के रूप में यूज होता है, यानी ए का 3 हो जाएगा आपका, ठीक। वाटर गैस क्या होती है, वाटर गैस हो गया आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक। तो बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4, तो सी का ऑटोमेटिक क्या होगा, रॉकेट ईंधन के रूप में हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं, सी का 1, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, या स्टैटिक जीके का भी आप पोर्शन पढ़ सकते हो, मान सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का आ गया आपको। यहाँ पे दिया हुआ है एक गर्त दिया हुआ है या उभार दिया हुआ है, यहाँ पे आपको महासागर दिए हुए हैं, आपको इसमें मिलाना है, ठीक है। चैलेंजर गर्त है, डॉल्फिन उभार है, चैलेंजर उभार है और चागोस उभार है, तो इसका संबंध किससे किससे है, देखिए जो चैलेंजर गर्त है ये आपका है उत्तर पूर्वीय प्रशांत महासागर, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक। डॉल्फिन उभार आता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बी का हो जाएगा 3। और जो आपका चैलेंजर उभार है वो आपका आता है सदर्न अटलांटिक महासागर में, यानी सी का हो जाएगा 2 और डी का ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। चागोस उभार कहाँ है, हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशन में। तो 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित था। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, एक वायसराय से क्वेश्चन आया था और एक इससे स्वराज पार्टी से आ गया, ठीक। तो इसको थीम पकड़ने की कोशिश करिएगा। सुभाष चंद्र बोस दिया है, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास हो गया आपका, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक। तो स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा देखिए, देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, जब असहयोग आंदोलन हुआ, एक मिनट, असहयोग आंदोलन जब फेल हो गया था, यानी असहयोग आंदोलन के फेलियर के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। सन याद कर लीजिएगा, सन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गठन में दो शामिल जो लोग कौन थे, तो सी आर दास थे और दूसरे जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू थे, ठीक। चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, और मोतीलाल नेहरू क्या थे, महासचिव थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। गठन ये भी पूछ सकते हैं स्वराज पार्टी का गठन हुआ कब, तो असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में हुआ। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया। गठन से संबंधित कौन दो लोग थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू कौन थे, महासचिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाइड्रोजन ईंधन हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? अमोनिया को, अमोनिया का NH3 है, याद कर लीजिएगा। जल को, जल होता है H2O, मीथेन होता है CH4, या हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? तो ये जल को उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है। हाइड्रोजन और वाटर जो होता है वो रिएक्ट कर कर H2O बनाएगा, जल का जो क्या करता है उत्सर्जन करेगा। ठीक है, ये आप कर लेना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है, जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है ना आपका, वो आपका हाइड्रोजन गैस हो गया और ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे नेटिव हाइड्रोजन भी हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। इनके एक मिश्रण को रेडी करता है। ठीक है, इनको मिक्स करके एक मिश्रण को क्या करेगा, रेडी करेगा, और इलेक्ट्रिक जो करंट होगी, विद्युत धारा होगा, उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? जल को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बलबन। हाँ देखिए, ये मिडेवल हिस्ट्री से आ गया। मिडेवल हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही मैंने बताया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा इसका कारण है। पहला अभिकथन कहता है, मतलब अभिकथन कहता है, बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। कारण कहता है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ठीक, सही है, क्या है सही, ये भी बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बलबन के बारे में। ठीक, तुर्कान चहलगानी की बात हुई है यहाँ पे। क्या हुआ है? चहलगानी। ठीक है, तुर्कान चहलगानी। इसका गठन किसने किया था या इसकी स्थापना किसने की थी? तो की थी इल्तुतमिश ने की थी। पहली चीज ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान गानी को आप चालीसा भी सुनते होंगे कहीं कहीं नाम, कि इसको चालीसा भी कहा जाता है। तो ये था क्या? तो ये गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी थी। गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी थी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश, जिसको चालीसा भी बोला जाता है। ठीक है, स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। और ये क्या था? चालीसा क्या था? गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी थी। ये गुलाम वर्ग से संबंधित है, हम लोग पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में। बलबन क्या था? बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, बलबन जो था वो कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक, इसने किया क्या था? बलबन ने जो चालीसा है ना, इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने स्थापना की, बलबन ने चालीसा की समाप्ति कर दी, इसको समाप्त कर दिया। बलबन के बारे में एक फैक्ट आप ये भी पढ़ते हो कि रक्त व लौह की नीति अपनाई थी। रक्त व लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ये इसका राइट, मतलब एक फैक्ट आपको याद करना है। दूसरा है, सिजदा व पाबोस की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? ये भी बलबन ने स्टार्ट की थी। सिजदा मतलब क्या होता है? सिजदा मतलब सर झुकाना होता है। पाबोस मतलब होता है कि जो आपका राजा होता है, जो है आपको उसके कदम चूमने होते हैं। ठीक है, बलबन ने क्या कहा था कि जो राजा होगा उसका जो वो सिमिलर किसके बराबर होगा? जो खुदा है। ठीक है, उनके बराबर होगा। तो इसीलिए उसने सिजदा और पाबोस की नीति अपनाई थी। और बलबन गुलाम भी था इल्तुतमिश का, ये तो आपको बता ही दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए, बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, बिल्कुल सदस्य था बलबन। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, बिल्कुल वो बहुत ही योग्य व्यक्ति था, इसीलिए वो बाद में राजा भी बना था। ठीक है, तो ये अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, एक मिनट, अपनी योग्यता के कारण, हाँ, तो आप दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। व्याख्या क्यों नहीं करता? देखिए, जब भी कारण और कथन वाले क्वेश्चन होंगे, इसको करना कैसे है? आप पहले कथन पढ़ो, उसके बाद एक वर्ड जोड़ देना, साथ ही में आप इसको पढ़ना है कि जो कथन, जो कारण दिया हुआ है, उसी की वजह से वो कथन सही होगा कि नहीं। जैसे बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था क्योंकि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, इस वजह से वो सदस्य नहीं था। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जनजाति से क्वेश्चन आ गया। कंट्री आप देख लीजिए, सारी बाहर की है, यानी जनजाति जो पूछी गई है वो आपकी कंट्रियों की जनजाति पूछी गई है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपका ज्योग्राफी का है, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
लेकिन आपको इंडियन ज्योग्राफी की भी जनजातियां आपको देखनी है, हर एक राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक, 23 क्वेश्चन देखिए, जुलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती हैं? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मोरक्को में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो जुलू जनजाति जो पाई जाती है वो आपका साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपने देखो न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है, माओरी जनजाति। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। सेंट्रल एशिया की एक किर्गिज बड़ी फेमस है जनजाति, किर्गिज, ये मध्य एशिया में पाई जाती हैं, किर्गिस्तान वगैरह एरिया में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर, मतलब ये आप किर्गिज याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनमें फूल खिलना, पुष्पित होना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है? नहीं, वे चंद्रमा की दिशाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। इससे क्या मतलब है? रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं तो रात में उगेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेगिस्तानी पौधे का एक एग्जांपल अगर आप देखो तो कैक्टस वगैरह है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तानी कीड़े रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? जब ये एग्जाम हुआ उस टाइम क्वाड बड़ा फेमस हो रहा था, ठीक है, मीटिंग से संबंधित, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो भी आपका देख लीजिए, क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, जो करंट में ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना आपका, उससे संबंधित आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी क्वाड आया तो आप ब्रिक्स में हो सकता है। G7 में कौन कौन से सदस्य हैं वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, देखिए क्वाड का जो गठन हुआ था, पहले बात तो आप ये देख लो, क्वाड का गठन हुआ था 2007 में। असल में क्वाड का गठन हुआ था चीन को चुनौती देने के लिए, और साथ ही साथ ये हुआ था कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में क्या करना है, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस वजह से क्वाड का गठन हुआ। क्वाड में जो 4 सदस्य देश हैं, पहला है यूएसए, सेकंड है आपका जापान, ठीक है, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ इंडिया। ठीक, तो कौन सा इसमें नहीं है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, कतर नहीं है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही पूछा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? यहाँ पे संकुचन का मतलब हो गया मतलब डिफ्लेशन हो गया। ठीक है, डिफ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति का अपोजिट। ठीक है, इन्फ्लेशन का अपोजिट यहाँ पे बोला गया। अब ये होता क्या है इसमें, यही इसमें पूछा गया, सही व्याख्या क्या करता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, कीमतें बढ़ रही, रोजगार बढ़ रहा है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है, क्या होता है? देखिए जब भी डिफ्लेशन की हम लोग बात करते हैं, मुद्रा संकुचन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मांग में कमी आ रही है, मांग में कमी, मतलब वस्तु की, गुड्स की मांग में कमी आ रही है, मांग ही नहीं आ रही है। अब जब मांग नहीं होगा, जब किसी भी वस्तु का मांग नहीं है तो उत्पादन में भी कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उत्पादन में कमी हो रही है तो रोजगार सृजन नहीं, रोजगार का सृजन नहीं होगा तो रोजगार में कमी होगा। ठीक, रोजगार में कमी होगा तो क्या हो जाएगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। वही इसमें बोला कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या होगा डिफ्लेशन में? क्या होता है? मांग ही नहीं हो रही है, प्रोडक्ट का मांग ही नहीं हो रहा है, मांग नहीं हो रहा है तो उत्पादन भी नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं होगा, सृजन नहीं होगा तो रोजगार में कमी, और तो फिर मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ, दूसरा है 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, अलग अलग जो भी सबमिट हुई है आपको वो पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो इसमें क्या है, बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन ये गलत है क्योंकि 55 से ज्यादा देश थे, तो ए इसका राइट आंसर है, पर ये आपको देखना नहीं है, ये नोट नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसमें आप थीम को कैसे पकड़ोगे? आपको इसमें क्या करना है, जो भी समिट का आयोजन हुआ है इंडिया में उसको आपको देखना है, वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट समिट हुई है उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये आप थीम पकड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से देखिए सूची से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है। अमाशय रस में उत्पत्ति, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, सिरका के में उपस्थित अम्ल, दूध का खट्टा होना, और यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। ठीक है, तो आप पहले ट्राई करो खुद से। देखिए
दूध का खट्टा होना, दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आप ये देख लो, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल हो गया। सिरका में क्या उपस्थित होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। हड्डियों से आप समझते हो ना, हड्डियां वीक हो रही है, यानी कैल्शियम नहीं है हड्डियों में, तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। अमाशय रस में यही बचा ही HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या है? ए का हो जाएगा 2, बी का है हड्डियां है 3, बी का 3, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का 1। 2 3 4 1 कहां पर है? 2 2 3 4 1 है ही नहीं इसमें ऑप्शन में। तो आप ये देख लो 2, ऐसे कर लो